हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। बातें चल रही है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक नेचर और बेसिक स्ट्रेंथ पर। और आज के इस क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स के ऊपर थोड़ी बातें करेंगे। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, बेंजीन रिंग के साथ जब तुम NH2 लगा देते हो तो इसे कहते हो एनिलीन, ठीक। और अब इस एनिलीन के साथ अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें तो ऐसे सिचुएशन में इसके बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा वो हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करना। और ये कोई नया चीज नहीं है, हम लोगों ने रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन पढ़ा था तो इस तरह के सिचुएशंस हमने डील करना सीखा हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ में भी ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सिचुएशंस को डील करना हमने सीखा हुआ है। और एक बार बेसिक स्ट्रेंथ में फिर से वही छोटी सी बात। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन लोन पेयर जितने इत्मीनान से डोनेट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करने में जितनी मुश्किल होगी वो उतना कमजोर बेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। कह दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% अगर हम कह दे तो यहाँ पर 100% से कुछ बढ़ जाएगा। कह दो एक 100% तो था ही, उसमें जो है 20% या 25% बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? अब इस ग्रुप की वजह से बढ़ गया। ये ग्रुप जितना डोनेट करता हो, कोई 10%, कोई 20%, कोई 25%, हालांकि ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को परसेंटेज में नापने का कोई रास्ता तो है नहीं, कहीं किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों के पास एक्सपीरियंस की वजह से कुछ मेथड्स आ जाते हैं जिनसे हम लोग बातों को अपनी आसानी से कह सकते हैं। तो कह दो इसकी तुलना में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 25% बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान हो जाएगा। कोई भी चीज तुम्हारे पास ज्यादा हो जाएगी तो उसको डोनेट करना आसान हो जाएगा, कम हो जाएगा तो डोनेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह दो पहले 100% थी, अब 100% में से -25% हो गई। 25% इसने खींच लिया। कितना खींचा एग्जैक्टली ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा, और कैलकुलेट करने का भी कोई रास्ता नहीं, बस ऐसे ही हमने नंबर तुम्हारे सामने रख दिए ताकि तुम चीजों को आसानी से समझ सको। तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतना वीकर बेस होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां चल रही है, तो ये वीकेस्ट बेस होगा और ये दोनों के बीच में आएगा। अब जैसे हम लोग कुछ रियल एग्जांपल्स ले, हम लोग एक तरफ एनिलीन बना दें, फिर एनिलीन के साथ अगले एग्जांपल में हम यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दे, यहां पर भी हम एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दे लेकिन मेटा पोजीशन पर। और अगले एग्जांपल में हम क्या करें? एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दे और उससे अगले एग्जांपल में एक मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ दे और कह दे कि जरा इन सभी के बेसिक स्ट्रेंथ पर काम करो, पता लगाओ कि कौन कमजोर बेस, कौन मजबूत बेस, वगैरह वगैरह। तो नाइट्रो क्या करेगा? सॉरी, नाइट्रो क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कह दो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100%, ठीक, जो भी यहां पर हो वैल्यू उसको 100% कह दिया। इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया 100% में से, चलो हमने कह दिया 100% में से 30% इसने माइनस कर दिया, कुछ ऐसा। ऐसे ही मान लिया, कुछ कैलकुलेशन नहीं है ना, ऐसे ही मान लिया ताकि हम कंपैरिजन आसानी से कर सकें। फिर ये नाइट्रो मेटा पोजीशन पर है। हम लोग जानते हैं मेटा पोजीशन से रेजोनेंस का इफेक्ट दूसरे ग्रुप तक पहुंचता नहीं है, तो यहां से नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस इसके पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इसका काम कर रहा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर इफेक्ट होता है, तो चलो मान लिया 100% में से 4% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने जो है अपनी तरफ खींच ली होगी। थोड़ा सा खींचा ना, यहाँ 30% दिया, यहाँ 4% दिया है। क्यों? क्योंकि ये कमजोर, मतलब रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। फिर ये मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कैसे डोनेट करता है? इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेट करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करता है।
मिथॉक्सी ग्रुप ये लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर आसानी से डोनेट होगा। और यहाँ पर जो डोनेशन की बात अगर हम करें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन कर दे तुम्हारे लिए, तो लोन पेयर तो कार्बन पर है नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल होता है, लोन पेयर को डोनेट करना आसान होता है। तो कह दो यहाँ पर 100% में 25% बढ़ गया। क्यों 25% बढ़ गया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। और ये भी थोड़ा थोड़ा डोनेट कर रहा है, तो कह दो यहाँ 100% में चलो 10% यहाँ भी बढ़ा दिया। ठीक, यहाँ 25% बढ़ाया है क्योंकि लोन पेयर डोनेट करना आसान है। यहाँ पर 10% बढ़ाया है क्योंकि इसको डोनेट करना मुश्किल है। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हम लोगों ने अपना ऐसे ही एंटीसेंटर नंबर्स लिखते चले गए सोच सोच करके, उसके हिसाब से देखें तो यहाँ 100%, यहाँ 100 में से 30 गया तो 70% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ 96% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर 110% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर 125% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, उससे कमजोर बेस, उससे कमजोर बेस, उससे कमजोर बेस, सबसे कमजोर बेस। तो कोई मुश्किल नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आते हैं तो इनको करना कोई मुश्किल नहीं। तो इस क्लास में हमें यही काम करना था कि अगर एनिलीन के साथ तरह तरह के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़ दिए जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से इनके बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपैरिजन करते हैं, हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी, पिछले क्लासेज में हमने जितना डिस्कशन किया है उसके बाद ये अपने आप हो जाने वाला पॉइंट था। लेकिन फिर भी कभी कभी तुम्हारे मन में संदेह रह जाता है कि तुमने अपने से किया, पता नहीं सही होगा कि नहीं सही होगा, इसीलिए एक बार हमने भी अपनी तरफ से बता दिया। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।